नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संविधान की प्रस्तावना। इस संविधान की प्रस्तावना को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चाहे कोई भी जो है एग्जाम हो, चाहे हमारा एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे हमारी पीसीएस आईएएस लेवल तक की परीक्षा हो, सभी एग्जाम्स में प्रस्तावना का एक विशेष महत्व है और प्रस्तावना पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो हम प्रस्तावना को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, ये कब आई, कब लागू की गई, किसके द्वारा लाई गई और इस प्रस्तावना का अर्थ क्या है, इसमें जितने भी हमारे उद्देश्य हैं वो क्या हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट होती है इस शब्दावली से कि हम भारत के लोग, फिर आगे लिखा हुआ है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है और ये समाप्त होती है अंगीकृत करते हैं। इस शब्दावली से शुरू होती है हम भारत के लोग और समाप्त होती है अंगीकृत करते हैं। ये हमारी पूरी प्रस्तावना आती है संविधान में। अब ये जो प्रस्तावना है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना का अर्थ क्या है। सबसे पहला तो सवाल यही आ जाता है कि प्रस्तावना है क्या। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का दर्शन है, संविधान की फिलॉसफी है। इस प्रस्तावना से हमें पूरे संविधान का एक सिनेरियो पता चल जाता है, प्रीव्यू मिल जाता है हमें कि संविधान हमारा क्या चाहता है, हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे। तो ये हमें पता चल जाता है हमारी प्रस्तावना से। इसकी एक एक शब्दावली का विशेष महत्व है। इसी से हमें पता चल जाता है कि पूरा संविधान हमारा किस स्वरूप में है। तो पहला तो अर्थ हो गया कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का अर्थ है, एक शब्द में कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान का दर्शन है। अगर हम इसको बात करें कि इसको कब लाया गया, बात करें कब लाया गया, तो सबसे पहले इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया था। इस प्रस्तावना को जब लाया गया था तो इसका नाम था उद्देशिका। इस उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया 13 दिसंबर 1946 को और यही 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका लाएगी, यही उद्देशिका बन गई हमारी प्रस्तावना। और इसको लागू कर दिया गया, यानी कि स्वीकार कर दिया गया 22 जनवरी 1947। तो लाई गई कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका के रूप में। इसको लागू कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रस्तावना से रिलेटेड शब्दावली, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंथ निरपेक्षता क्या है, समाजवादी क्या है, या फिर जो है गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो इस शब्दावली को हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो इससे हमें हमारे संविधान का स्वरूप पता चल जाता है। स्वरूप का कि हमारा संविधान किस तरह का है। तो इसमें मिलता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, दूसरा शब्द आ जाता है समाजवादी, तीसरा शब्द आ जाता है पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, अगला आ जाता है गणराज्य। ये 5 शब्दावली आती हैं हमारे प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये तो आ जाता है हमारा स्वरूप। मतलब भारत का स्वरूप कैसा होगा? वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा,
पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। ये हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपनी विदेश नीति खुद संचालित करेगा। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा उसकी विदेश नीति संचालित नहीं की जाएगी। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी। दूसरी शब्दावली आती है हमारी समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है समाज को केंद्र में रखने वाली विचारधारा। जो समाजवादी शब्द हमारे संविधान में शामिल किया गया, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया। प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया। और ऐसे ही हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ से निरपेक्ष, यानी कि पंथ एक संप्रदाय से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब सिंपल शब्दों में ये हुआ है कि भारत की प्रस्तावना, यानी कि भारत का संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश के रूप में घोषित करता है। मतलब देश का, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखेगी। ये होता है हमारा पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं। चौथी शब्दावली आ जाती है आपकी लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित करना। जनता का, जनता के लिए सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के द्वारा ही हम लोग क्या काम करते हैं, हर 5 साल पे अपनी सरकार चुन के भेजते हैं। वो सरकार ही हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। अगली शब्दावली आ जाती है हमारी गणराज्य। इस गणराज्य का मतलब होता है गण और राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जहां गण का प्रमुख, यानी कि राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हमारा वंशानुगत ना होके हमारा पब्लिक के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग गणराज्य। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से 5 शब्दावली होगी। इन 5 शब्दावली के अलावा और भी हमारी संविधान की प्रस्तावना में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जो अन्य शब्द हमारे इस्तेमाल किए गए हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं और कुछ समानताएं दी गई हैं और कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। हमारी प्रस्तावना है ये 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। इन 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करती है। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता की बात करती है। मतलब हमारे देश का स्वरूप हो गया ऐसा, हमारे संविधान का स्वरूप हो गया ऐसा, और हमारे संविधान के उद्देश्य हो गए ये कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या क्या है। प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, और प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता की बात करती है। ये तो हो गई हमारी संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप और उद्देश्य। इस प्रस्तावना में कुछ शब्द नए जोड़े गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा भी है कई बार कि इस प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। हमारी प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। और जो 1 बार ये संशोधन हुआ है ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया। और इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। पहला शब्द है इसमें समाजवादी।
समाजवादी शब्द हमारा कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। दूसरा शब्द जो शामिल किया गया वो था हमारा पंथ निरपेक्षता, और जो तीसरा शब्द शामिल किया गया वो था हमारा अखंडता। ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारी संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। तो देखिए ये पूरी हमारी प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना में आपसे कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये प्रस्तावना उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में लाएगी। कब लाएगी? 13 दिसंबर 1946 को। कब लागू की गई? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा लाएगी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बातें। इसके अलावा इसकी शब्दावली पे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता का क्या अर्थ होता है, समाजवादी का क्या अर्थ होता है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। अभी यूपी पीईटी वाले एग्जाम में जो पीईटी का एग्जाम हुआ था यूपी SSSC से, उसमें इस पंथ निरपेक्षता का अर्थ पूछा था कि पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ पूछ सकते हैं, गणतंत्र का मतलब पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा संविधान के उद्देश्य के बारे में एक बार पीसीएस में ही ये क्वेश्चन बना था कि उद्देशिका जो है, जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 3 न्याय की बात की गई है, और 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता की बात की गई है, और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। इसके अलावा और आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और इसमें 3 शब्द शामिल किए गए। पहला तो हमारा समाजवादी, दूसरा हमारा पंथ निरपेक्षता, और तीसरा हमारा अखंडता। ये 3 शब्द शामिल किए गए। इतना हमारी पूरी प्रस्तावना हो गई। हमें उम्मीद है शायद पूरा ही आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। हम उसका आपको समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।